गुड इवनिंग। ठीक है, हालचाल। लाइट जला दीजिए, उधर दिखता नहीं है। दिख रहा है लेकिन आप लोग का चेहरा हमको नहीं दिख रहा है। क्या चेहरा दिखना चाहिए। ध्यान देंगे ऑनलाइन वाले, आप लोग भी ध्यान देंगे। पैकेज 12 का सेट नंबर 9 है। देखिए ये जो है ना सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज सीटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए नहीं डालें कि डेली आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट बना बना के परेशान थे, तो सोचे कि आज थोड़ा लेवल जो है ना SSC CHS से लेवल कर देते हैं। क्या देखते हैं कि आज तो लगभग 25 में 25 सही होना चाहिए। क्या लास्ट में बताइएगा कितना सही हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि बाएं छोर से 8वें तत्व और दाएं छोर से 12वें तत्व के मध्य कितनी सटीक सम संख्याएं हैं। सिर्फ हमको इवन नंबर को गिनना है। किसके किसके बीच कहता है। बाएं छोर से 8वां गिनिए, 2 4 6 2 8, यही ना है। बाएं छोर से 8वां और दाएं छोर से 12, तो दाएं से 2 4 6, अच्छा नीचे भी है, ओ सॉरी, 2 4 5 2 7 7 1 क्या है, 8 9 10 11 12 12 है ना। तो यहाँ डॉलर हो गया। कहता है इसके मध्य यानी जे और इस डॉलर के मध्य, ठीक है ना, कहता है कितनी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर। तो सम संख्या का मतलब यहाँ 2 4 8 और 2, कितनी सम संख्याएं हैं, 4। तो आंसर हमारा क्या होगा, 4। आज कहीं कहीं ऑप्शन इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें इंग्लिश में होगा। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन है, हम हिंदी में समझा देंगे, ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जब भी केवल लगा हो, जैसे कहता है केवल नोट सीखे हैं, इसका मतलब हुआ आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी, नहीं, जिसमें केवल लगा हो वो अंदर नहीं होता है, वो क्या होता है, बाहर होता है। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आप ये कह सकते हैं कि सभी सिक्के नोट हैं। यदि ऐसा दे देना तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो यहां लगा दिया, केवल लगाकर आपको फंसा दिया है। तो याद रखिएगा, जिसमें केवल लगा है, केवल किस में लगा है, नोट में। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा अंदर कभी नहीं हो सकता, ये क्या होगा, बाहर होगा। जैसे कहता है कि केवल नोट सिक्के हैं, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सभी सिक्के जो है ना वो क्या है, नोट है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, यानी सारा का सारा सिक्का का जो पार्ट है वो क्या है, नोट से ढका हुआ है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डायग्राम बनाते समय जब कहते हैं केवल नोट, इसका मतलब नोट को अंदर और सिक्का को बाहर, वो आपका 100% गलत हो जाएगा। बस याद रखिएगा, जिसमें केवल लगा हो वो अंदर नहीं होता है, वो किधर होता है, बाहर होता है। कहता है कुछ जेम्स नोट है, कुछ जेम्स का पार्ट क्या है, वो कुछ जेम्स जो है ना वो नोट है। केवल नोट डॉलर है। अब अभी हम बताएं, आप लोग बताइए, केवल नोट डॉलर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सभी डॉलर क्या है, नोट है। समझ रहे हैं ना। तो सारा डॉलर नोट है, यानी इस नोट के अंदर डॉलर कहीं भी हो सकता है। तो देखिए डॉलर को चाहे तो डॉलर हम यहां भी रख सकते हैं, चाहे तो डॉलर को हम यहां भी रख सकते हैं, चाहे तो डॉलर को हम यहां भी रख सकते हैं, चाहे तो डॉलर को जो है ना इस सिक्का के बाहर भी रख सकते हैं, चाहे तो डॉलर को हम इससे भी संबंध बना सकते हैं, चाहे तो डॉलर। कहने का मतलब है स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं तो क्या क्लियर है कि कहां बैठेंगे, आगे भी बैठ सकते हैं, पीछे भी बैठ सकते हैं, बीच में भी बैठ सकते हैं, क्लियर नहीं। यानी ये प्रोबेबल कंडीशन है, लेकिन जब बैठा है तो नोट के अंदर ही डॉलर बैठा है, कहां बैठेगा ये क्लियर नहीं है। ये समझ में आया। क्वेश्चन देखने में बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नोट जेम्स नहीं है, कहता है कुछ नोट जेम्स नहीं है। सही है कि गलत है, गलत है। क्यों, हम ये कह सकते हैं कि सभी जेम्स के नोट होने की संभावना, तो जिसका प्रोबेबल होता है उसका निश्चित नहीं होता। सभी क्या है, कोइन के, कोइन माने सिक्का, यहाँ पे सिक्का होना चाहिए, कोई बात नहीं। सभी सिक्के के जेम्स होने की संभावना, सभी सिक्के के जेम्स होने की संभावना। अच्छा बताइए सही कि गलत है,
कितने लोग गलत के पक्ष में हैं? आज सही के पक्ष में कितने लोग हैं? सही वाला बिल्कुल सही है। यहां कहता है ना कि कुछ नोट जेम्स है, तो यहां तो डिफरेंट हुआ ना। ये प्रोबेबल में आपके घर आपका दोस्त आएगा तो हो सकता है कि बोरा का पूरा आम लेके चल जाए, नहीं हो सकता है। यानी ये कह सकता है कि सभी सिक्का के जेम्स होने की संभावना। इसलिए क्या होगा? संभावना में डायग्राम का फैलाव होता है ओनली सेकंड, ठीक है ना। इफ यदि केवल सेकंड कंक्लूजन जो है ना निष्कर्ष फॉलो करता है तो आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। क्या बोले? हाँ, हो सकता है, निश्चित नहीं होगा। अरे भाई, इस नोट के अंदर डॉलर है तो कहीं भी हो सकता है, या तो यहां या तो यहां या तो यहां या तो यहां, कहीं भी हो सकता है। जैसे आप क्लास में, हाँ संभावना, यदि कहता है ना कि कुछ डॉलर के जेम्स होने की संभावना, तो बिल्कुल सही होता है। यदि कहता कि सभी डॉलर सिक्का है तो गलत हो जाता। क्यों? सभी डॉलर के सिक्के होने की संभावना। जैसे आप बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, किधर बैठे हैं क्या गारंटी है? हम क्या कहेंगे कि आप आगे ही बैठेंगे? नहीं, आपको आगे बैठने की संभावना, आपको पीछे बैठने की संभावना, आपको बीच में बैठने की संभावना, कहां बैठेंगे ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या होगा? ओनली बी। कितने लोग का सही है? चलिए, अच्छा कंसेप्ट सीखिए कई बार, हालांकि केवल वाला शायद नहीं बताए थे। केवल वाला शायद पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिया है। देखिए, इनइक्वालिटी का प्रश्न है। सबसे पहले जोड़िए, यहां कॉमा है तो इस कॉमा को हमको हटाना है। कॉमा को हटाएंगे तो मेरा क्या होगा? परफेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा। डायरेक्ट जोड़ दे यहीं पे, चाहे लिख देते हैं Q ग्रेटर देन S इक्वल टू X ग्रेटर देन इक्वल टू P ग्रेटर देन इक्वल टू L इक्वल टू M, ठीक है ना। यहां तो कोई कॉमा नहीं है। अब देखना है कि इसमें L, O और N क्या मिल रहा है। इसमें L मिल रहा है ना, L मिल गया तो L से रिलेशन जोड़िएगा, L लेस देन इक्वल टू O जोड़ दिए। फिर कह रहा है O ग्रेटर देन N, ठीक है ना। जहां मिलेगा वहीं से हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्लियर हुआ ना सबका? क्योंकि यहां कॉमन क्या मिल गया? यहां पे L मिल गया, तो L जो है ना छोटा होगा और बराबर होगा O से, तो O L क्या होगा? छोटा और बराबर होगा O से, और O बड़ा होगा N से। हम जोड़ दिए, जोड़े तो मेरा परफेक्ट सीक्वेंस निकल गया। जैसे परफेक्ट सीक्वेंस निकलेगा फिर हम कंक्लूजन पे विचार करेंगे। कहता है S बड़ा होगा P से। ध्यान देंगे, S और P में रिलेशन, S और P में रिलेशन देखना है। S P से बड़ा तो है, साथ ही साथ क्या है? बराबर भी। इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि जो रिलेशन देखिएगा ये दोनों बराबर है। बताए थे ना कई बार लैला मजनू का कहानी, जो रिलेशन लैला के साथ वही मजनू के साथ, X P से बड़ा भी है साथ ही साथ बराबर भी है, तो S भी क्या होगा? P से बड़ा और बराबर। लेकिन सिर्फ बड़ा नहीं होगा, क्या होगा? बराबर भी रहता तो सही होता। O बड़ा और बराबर M, बिल्कुल सही है भाई। हमको O और M में रिलेशन चाहिए ना, तो ये दोनों क्या है? बराबर है। तो जो रिलेशन L और O का वही M और O का, तो L से O बड़ा भी है साथ ही साथ क्या है? बराबर भी है। जब O L से बड़ा बराबर तो M से भी क्या होगा? बड़ा और बराबर। इसलिए क्या होगा? ये मेरा सेकंड सही होगा। तो वह इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यानी यदि कंक्लूजन जो है ना केवल दो जो है ना फॉलो करता है तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग का सही है? चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग नहीं बनाए, इधर वाले नहीं बनाते हैं क्या? नहीं बनाए? रोज आप लोग का हाथ ही इधर से नहीं उठता है। जानेंगे यहां पे कई जगह कोमा दिया है। P ग्रेटर देन इक्वल टू Q लेस देन इक्वल टू R इक्वल टू S। क्या मिल गया? Q मिला कि नहीं मिला? तो क्या करेंगे भाई? यहां पे Q मिल गया है तो Q ग्रेटर देन इक्वल टू T ग्रेटर देन U। हम इस चीज को उठाकर यहां जोड़ दिए। अब देखना है P L और M क्या मिल गया? P मिल गया कि नहीं मिल गया? तो कहता है P इक्वल टू L, जिधर मिलेगा भाई P इक्वल टू L, फिर क्या कर रहा है? L लेस देन इक्वल टू M, ठीक है ना। जैसा कह रहा है ना भाई, यहाँ पे P इक्वल टू L है तो हमसे यहाँ P मिल गया ना, तो P बराबर L और फिर L छोटा और बराबर M, तो L छोटा और बराबर क्या है? M है। बस जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कंक्लूजन,
m बड़ा और बराबर q, हमको m और q के बीच रिलेशन चाहिए। बोलिएगा सही है कि गलत है? सही है। क्यों भाई? हमसे m और q में रिलेशन चाहिए। तो देखिएगा ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो जो रिलेशन p के साथ वही रिलेशन l के साथ। तो q से p क्या है? बड़ा है और बराबर भी है। तो जब p q से बड़ा बराबर तो l भी क्या होगा? q से बड़ा बराबर। हाँ, इससे देखिएगा जब l से m बड़ा बराबर तो p से भी क्या होगा? बड़ा बराबर। तो क्लियर हो गया कि q से m क्या होगा? बड़ा और बराबर, इसलिए सही होगा। u छोटा होगा s से, हमको u और s में संबंध चाहिए। ये दोनों लैला मजनू, छोटे लैला को याद है ना, बताए थे। तो देखिएगा जो रिलेशन r के साथ वही रिलेशन s के साथ। u से t बड़ा, t से q बड़ा, q से r बड़ा। जब r u से बड़ा तो s भी क्या होगा? u से बड़ा। लेकिन बराबर का मामला यहां है, यहां है, यहां है। क्या यहां बराबर है? यदि बराबर रहता तो ये कंक्लूजन हमारा कट जाता। ये वायरिंग दिख रहा है बट यहां का तार जो है ना, चूहा काट दिया है, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। यहां बड़ा है, u से t बड़ा, t से q बड़ा, q से r बड़ा। और जब r बड़ा तो s भी बड़ा होगा। बड़ा है लेकिन बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां है बट यहां नहीं है। हाँ, यदि प्रश्न में यहां दे देता, यदि यहां इक्वल दे देता तो ये मेरा गलत हो जाता। तो इक्वल नहीं दिया है, इसलिए इक्वल जब नहीं दिया है ना, ये मेरा आंसर क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है ना? यानी 1 and 2, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है ना? यानी दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। कितने लोग का सही है? चलिए, अरे इधर वाले कम से कम हाथ ऐसे भी उठा दीजिए। नहीं उठाते हैं? हाँ जी, इधर वाले ये पाया नहीं उठाते हैं। यदि हम प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल देते हैं तो प्राप्त दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। करा है कि पहले और दूसरे को बदल देंगे तो पहले दूसरा यानी 482 हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या होगा? 369 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 825 हो जाएगा। यहाँ पे 271 हो जाएगा। फिर 495 हो जाएगा। पहले दूसरे को तो कहता है तो दूसरे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे सबसे छोटा, तो ये क्या हुआ? पहला सबसे छोटा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा, यानी 639। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर। इसको मत खोजिएगा 669, इसी को खोजिएगा। ठीक है ना? ये तो बदलने के बाद क्लियर हुआ कि कौन सा दूसरा छोटा। दूसरा छोटा कौन सा होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना? सही था सबका? दी गई संख्या इतना में यदि पहले आधे अंक में से एक घटाया जाता है और बाकी के अंकों में एक जोड़ा जाता है तो सभी दोहराए गए अंकों को हटाइए और शेष अंक का योग ज्ञात कीजिए। कितना आसान है। कहता है कि पहला आधा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है ना, तो पहले आधे का मतलब 5 बांट देंगे। ठीक है ना? 5 बांट देंगे। और तो कहता है कि पहले आधे अंक में से एक घटाना है। जैसे पहला आधा में से एक घटाएंगे तो 5 से एक घटेगा 4, 7 से एक घटेगा 6, 9 से एक घटेगा 8, 6 से एक घटेगा 5, 8 से एक घटेगा 7 हुआ। लेकिन कहता है और बाकी के अंकों में एक जोड़ दिया जाए। और बाकी जो है ना, इसमें 5, फिर 4, फिर 3, फिर 5 और फिर 8। कहता है और सभी दोहराए गए अंक को हटाइए और शेष अंक का योग ज्ञात कीजिए। तो जितना दोहराया गया है ना उसको हटा दीजिए। तो कौन कौन दोहराया गया है? देखिए 5 2 बार है, फिर क्या है? 8 भी 2 बार है, सॉरी 5 भी है, 5 भी कई बार है। उसके बाद 4 भी है, काट देंगे तो क्या बचेगा? और 7 3 10 6 16, तो आंसर क्या होगा? 16। ये 6 बचाना, 6 बचा, फिर 7 बचा, फिर 3, 7 6 13 3 16। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? कितने लोग का सही था? ये सब तो सही होना चाहिए। ठीक है ना? 7 नंबर कहता है निम्न में से ड्रॉवर शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और छठा। पहला क्या है? डी है। तीसरा क्या है? ए है। पांचवा क्या है? ई है। और छठा क्या है? आर है। कहता है अक्षर से बने
अर्थपूर्ण शब्द के बाएं छोर से दूसरा, कहता है यदि एक को कोई बनेगा तो उसका बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। यदि एक से ज्यादा बनता है तो उत्तर x होगा, और यदि कोई शब्द नहीं बनेगा तो उत्तर क्या होगा, y होगा। ये बड़ा आसान है। क्या है, एक तो पहले ही बन जाएगा READ, रीड माने क्या होता है, और एक क्या होगा, डियर। जैसे एक से ज्यादा बनाना, एक डेयर भी बन जाएगा DARE, लेकिन जितना बनेगा उससे हमको, जैसे करा एक से ज्यादा बना तो क्या कहता है, यदि एक से अधिक बनता है तो उत्तर क्या देंगे, x। आंसर क्या होगा, D। सही था। मीनिंगफुल वर्ड ऐसे लोग बनाते नहीं हैं, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन पूछ देना जो आसान है उसको जरूर बना दीजिएगा, ठीक है ना। दिए गए शब्द देखिए, यहां कहता है ये पेयर्स ऑफ लेटर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमको जोड़ा गिनना है। कहता है ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ से गिनती किया जाए। अच्छा, आपको एक चीज हम बताए थे, याद है, यदि प्रश्न में सही क्रम लगा हो तो कैसे काउंट करेंगे, ओनली लेफ्ट टू राइट, सिर्फ सही क्रम में। यहां पे ये नहीं देकर दे देता जबकि गिनती सही क्रम में किया जाए तो काउंटिंग किधर से करेंगे, ओनली लेफ्ट टू राइट। यदि प्रश्न में कुछ नहीं दिया हो, ऐसे मान लीजिए इसको हटा देता, कुछ नहीं दिया रहता, तो काउंटिंग किधर से करते, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। लेकिन यहां क्लियर कर दिया है कि दोनों तरफ से हमको गिनना है, तो गिनिए। आता है ना गिनने, हर सेट में एगो क्वेश्चन ऐसा रहता है, जो लेटर आएगा वहीं से वर्णमाला का लेटर गिनना है। जैसे STUVWXY नहीं मिला, PQR मिल गया कि नहीं मिल गया। फिर देखिए STU भी नहीं हुआ, ABCDE, A और E भी मिल गया, KL भी मिल गया। सही क्रम में 3 गो हो गया, लेकिन हमको दोनों तरफ से गिनना है, इधर से भी। EFGHIJK नहीं मिला, LMNOP, L और P मिला, फिर आगे नहीं मिला, KLMNO, RSTU, A भी नहीं मिला। कितना होना भाई, हुआ भाई 4। तो आंसर क्या होगा, मोर देन 3, 3 से ज्यादा। जैसे 3 से ज्यादा है ना, फटाफट क्या करेंगे, आंसर देकर निकल जाएंगे। 3 से जैसे ज्यादा आया फिर गिनने का जरूरत नहीं है। सही था। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोग बनाए हैं इसको, आंसर बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। फादर इन लॉ, कितने लोग को फादर इन लॉ आया आप लोग का। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, यहां फंसाया है, समझेंगे। कहता है परिवार की 3 पीढ़ियों में 8 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। 3 पीढ़ी आपको कई बार बताए हैं। हम लोग किस जनरेशन में हैं, क्या पहला, कई गो बाल बच्चा है। फर्स्ट जनरेशन तभी काउंट होता है जब बाल बच्चा होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। कहता है परिवार के 3 पीढ़ी के में 8 व्यक्ति हैं कि जी की डाउटर इन लॉ। डाउटर इन लॉ का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या होता है, पुत्र वधू, पतोहू, ठीक है ना। सन इन लॉ का मतलब क्या हुआ, दामाद, लेकिन डाउटर इन लॉ का मतलब होता है पतोहू। तो कहता है कि जो है जी की डाउटर इन लॉ है, यानी हम ये कह सकते हैं जी का कोई ना कोई बेटा है और जिसका ब्याह किससे हुआ है, यानी के से इसका ब्याह हुआ है, समझेंगे। कहता है कि जी की डाउटर इन लॉ है, यानी जी का बेटा, और बेटा के लिए क्या हो गई, ये बहू हो गई, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, अरे इंग्लिश में दिया है लेकिन आपको हिंदी में समझना है। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्र वधू यानी पतोहू, ठीक है ना। तो ये बेटा, बेटा की पत्नी क्या हो गई, पतोहू। एम एल का पिता है, अलग लिख देंगे। एम जो है एल का पप्पा है। जो कई बार बताए हैं, जो जब भी आता है ना सेकंड पर्सन कहिए या नजदीक कहिए, तो फर्स्ट सेकंड यानी जो नजदीक कहिए या सेकंड पर्सन। जो पी की डॉटर इन लॉ है, तो पी की डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, फिर पतोहू यानी एल, यानी पी की डॉटर इन लॉ जो है ना वो एल है,
तो ये पतोहू होगी, ठीक है ना। इसका मतलब किसी न किसी के बेटा से बिया हुआ होगा, यानी एल के बारे में बोल रहा है। पी की डॉटर अलग लिख देते हैं, पी की डॉटर इन लॉ, यानी पी का कोई ना कोई बेटा होगा, ठीक है ना। और बेटा से भी यही बियाह करा दे हैं, ठीक है ना, जानेंगे। तो क्या हुआ, एम एल का पिता है, तो एम एल का पिता है। जो पी की डॉटर इन लॉ है, यानी एल के बारे में बोल रहा है, जो पी की बहू है, तो पी के बेटा और बेटा की पत्नी क्या हो गई, बहू हो गई। आगे बढ़ेंगे। एच जी का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है या तो साला या जीजा, कई होता है रिलेशन। ये जनरली दो ही हम लोग मान के यहाँ चल रहे हैं, ठीक है ना, एक साला और जीजा। लेकिन जैसे आगे बढ़िएगा ना तो कहता है कि एच अविवाहित है, कह रहा है एच अनमैरिड है। तो जब अनमैरिड होगा तो क्या जीजा हो सकता है, जीजा होगा, इसका मतलब बिया होगा तब ना जीजा होगा। इसका मतलब अनमैरिड है, इसका मतलब क्या होगा, साला। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि एच जी का ब्रदर इन लॉ है, तो जी का साला, इसका मतलब जी का बिया हुआ होगा, जी की कोई पत्नी होगी, और पत्नी का जो भाई होगा वो क्या होगा, साला होगा, यानी एच, यानी ये दोनों क्या होगा, दोनों एक के माई बाप का संतान होगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे, एच जी का साला है, पत्नी, पत्नी का भाई क्या हो गया, साला। आगे बढ़ जाएंगे। और एफ का इकलौता बेटा है, ये और किसके लिए आया, नहीं नहीं नहीं, और नजदीक के लिए आया ना, सॉरी दूर के लिए, एक सेकंड, और दूर के लिए आता है ना, और दूर के लिए या फर्स्ट पर्सन एच के लिए आया। और एफ का इकलौता बेटा है, एच जो है एफ का इकलौता बेटा है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे। टी एफ का ग्रैंड सन है, टी जो है एफ का ग्रैंड सन, ध्यान दीजिएगा, एफ का ग्रैंड सन यहां लगा दिया है कि एफ का इकलौता बेटा है, तो ये इकलौता बेटा, तो दूसरा कोई बेटा नहीं होगा। इकलौता बेटा का मतलब क्या होता है, बेटा एक बेटी अनेक, बेटा एक ही होगा लेकिन बेटी कई हो सकती है। तो इकलौता बेटा, इसका मतलब ये इसकी क्या है, बहन है। तो ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। टी एफ का ग्रैंड सन, ग्रैंड सन का मतलब पोता भी होता है और नाती भी होता है, पोती नहीं, पोती का मतलब वो तो फीमेल हो गई ना। ग्रैंड सन का मतलब क्या होता है, पोता या नाती। पोता किसको कहते हैं, बेटा के बेटा को पोता, और बेटी का जो बेटा होता है उसको क्या कहते हैं, नाती। तो ये बताइए क्या यहाँ पोता हो सकता है, इसका तो ब्याह नहीं हुआ है, तो पोता कैसे होगा। तो नाती होगा बेटी, और बेटी का जो बेटा होगा वो क्या होगा, नाती होगा। तो यहाँ कह रहा है टी जो है एफ का ग्रैंड सन है, तो टी जो है एफ का ग्रैंड सन है यानी पोता है, ये भी हो सकता है। थोड़ा और आगे बढ़िएगा। एच अविवाहित है, जी पुरुष है, तो जी यहाँ पुरुष हो गया। एम के दो बच्चे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, एम के दो बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एम का दो बच्चा, क्लियर हो गया। यदि हम यहाँ एम को कर दें तो एम क्या है, मेल है, एम किसका पिता है, एल का, तो ये पति तो ये पत्नी, तो एल को यदि हम यहाँ रख दें, हाँ एल को यदि यहाँ रख दें तो एल का विवाह किससे हुआ है, पी के बेटा से। यदि एल है तो ये जी किसका बेटा होगा, पी का बेटा हो जाएगा। और मात्र फैमिली में 8 गो व्यक्ति है, ये भी दिमाग में सेट करके चलना है। तो देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8, अब देखिए अब क्लियर हो गया कि टी को अलग नहीं रखेंगे, समझ रहे हैं ना, 9 गो हो जाएगा। तो टी क्या हो जाएगा, टी जो होगा यही हो जाएगा, यानी टी यहाँ हो जाएगा, जो कि के का पति टी हो जाएगा, ठीक है ना। बस 2 3 4 5 6 7 और 8। क्वेश्चन कहता है कि एम जी से किस प्रकार संबंधित है, तो एम जी से कैसे संबंधित है, तो ये एम जो है इस जी का कौन है, तो देखिए पत्नी, पत्नी के पापा क्या होंगे, ससुर, तो इंग्लिश में ससुर को क्या कहेंगे, फादर इन लॉ। कितने लोग का सही है, बहुत कम लोग का सही है हाथ उठा देना है, क्या सही है, अच्छा किए। लिखना हो लिख सकते हैं, या फोटो खींचना हो खींच सकते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन देखने में छोटा होगा लेकिन परेशान कर सकता है। मेरा सेट किया हुआ क्वेश्चन है क्या जी
इसलिए छोटा देखने में है लेकिन परेशान कर सकता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिटाएं, ये कुछ और लिख रहे हैं, लिखना और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हो गया। ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है केवल ग्लोव्स सॉक्स हैं, अभी जस्ट बताए थे, बोलिएगा किसको अंदर रखे हैं? सभी सॉक्स जो है ना क्या है? ग्लोव्स है, यानी यहाँ पे हम सॉक्स को रख देंगे और बाहर क्या होगा? वो ग्लोव्स। बस याद रखिएगा जिसमें जो है ना केवल लगा हो वो बाहर होता है, उसको अंदर नहीं रखेंगे। कोई ग्लोव्स फुट नहीं है, यानी ग्लोव्स में और फुट में कोई संबंध नहीं है, ग्लोव्स और फुट में कोई संबंध नहीं है। केवल ग्लोव्स स्टैंड हैं, केवल ग्लोव्स स्टैंड हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सभी स्टैंड जो है वो क्या है? ग्लोव्स है। यानी इस ग्लोव्स के अंदर स्टैंड, चाहे तो स्टैंड यहाँ भी हो सकता है, चाहे तो स्टैंड को हम इसके अंदर भी रख सकते हैं, चाहे तो स्टैंड को हम यहाँ भी रख सकते हैं, स्टैंड को, चाहे तो स्टैंड इसके बाहर भी रख सकते हैं। वही कंसेप्ट कि लड़के बैठे हैं क्लास में, कहाँ बैठे हैं ये क्लियर नहीं है। निष्कर्ष करता है कि कोई सॉक्स फुट नहीं है, बिल्कुल सही है। जब बाहर से नाता खत्म तो अंदर वाली चाय नहीं पिलाएगी, जब बाहर से खत्म तो अंदर से कोई रिश्ता नहीं होगा। कुछ ग्लोव फुट नहीं है, जानेंगे जब पूरा ग्लोव्स फुट नहीं है तो कुछ भी फुट नहीं है। जब 100% शरीर लड़का का नहीं है तो 5% भी लड़का का नहीं होगा। जब ऑल नहीं तो सम नहीं, इसलिए दोनों का दोनों। कितने लोग का सही है? चलिए तो क्या है? बोथ है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बिना पेन का ऐसा बनाना है। क्वेश्चन कहता है ए प्लस बी का अर्थ है ए पुत्र है बी का, डायरेक्ट इसका यहां पूछ रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछ रहा है सी प्लस डी माइनस ई, बस बना दीजिए सी प्लस। प्लस का मतलब क्या दिया है? ए पुत्र है बी का, यानी लेफ्ट वाला राइट वाला का पुत्र है, इसका मतलब सी जो है डी का क्या है? पुत्र है। लेफ्ट वाला राइट वाला का क्या है? पुत्र है। फिर माइनस लगाया है, ए माइनस बी का अर्थ है ए पत्नी है बी की, यानी लेफ्ट वाली राइट वाले की पत्नी है, यानी डी किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। ई की पत्नी है तो ये पति होगा, बस यही बन गया। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सही होगा? ई भाई है सी का, क्या ई और सी भाई बहन है? नहीं है। ई पुत्र है सी का, ये भी गलत है। ई पिता है सी का, सही है। ई पप्पा है किसका? सी का, सही था। 12 नंबर बड़ा आसान है, बोलिए कितना? 7, बहुत अच्छा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया है? जैसे 3 2 5, रुक जाइए, जैसे इसको आधा पार्ट मार दिया है। देखिए 5 2 7, 7 और यहां 3 गुना कर दिया, रुक जाइए, 6 4 10 और यहां 3 गुना। इसके योगफल में जितना गुना यहां किया उतना गुना यहां हुआ, तो सेम पैटर्न ऊपर भी काम करेगा। इसका योगफल कितना है? 5, तब 5 गुना 1 5, इसका मतलब इसको जोड़ेंगे 7। जब यहां 1 गुना तो यहां भी 1 गुना, आंसर हमारा क्या होगा? 7। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। ये तो सही होना चाहिए, सही है? नहीं सही है? देखिए 13 नंबर बोलिए आंसर डी। देखिए कम समय में कैसे बनाएंगे, आपको ये नियम बताए हैं, याद है कि त्रिभुज गिनने के लिए जितना पार्ट होता है सारे को क्या करते हैं? जोड़ दे। 4 3 7 2 9 1 10 जितना होता है, तो वही काम क्या हम यहाँ नहीं कर सकते हैं? यहाँ क्या ये नियम नहीं लगा सकते हैं? तो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 यहाँ हुआ, क्या ये नियम हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं? तो 1 2 10 3 कितना हुआ? 13, 13 हो गया। बस सिंगल सिंगल गिन लीजिए, एक ये 14, फिर ये 15, रुक जाइए 15 हुआ।
अब थोड़ा हम जोड़ते हैं, 15 के बाद इसको जोड़िए, 15 1 16, ठीक है ना, 16 1 17, 17 1 18, रुक जाइए, 18 ये दोनों 19 हो जाएगा, 19 1 20। अब इधर से जोड़िए, 20 1 21, 21 1 22। जब 22 आसानी से मिल गया तो फिर दिमाग का लिए लिख देंगे 22 या अधिक। 16 से ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं, सॉरी एक ही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कहता है किसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाए। डायरेक्ट हमसे क्या पूछ रहा है कि ये स्माइलिंग का कोड पूछ रहा है, तो हम लोग क्या सीखे कि जिसका पूछा जाए उसका पड़ोसी देखना है कहीं मिलता है कि नहीं। तो देखिएगा स्माइलिंग पूछ रहा है ना, तो इसका पड़ोसी देखिएगा कहीं है कि नहीं, तो देखना है, यहां समझेंगे इसका पड़ोसी क्या है, सी इज ऑलवेज। तो देखिए सी इज यहां दोनों दिया है कि नहीं दिया है, तो देखना है कि दोनों में कोई, जब दो गो वर्ड कॉमन तो कोई कोड भी कॉमन, तो दोनों में क्या क्या कोड है, यानी आर ई है और एन आई के है। इसका मतलब स्माइलिंग का कोड न तो आर ई हो सकता है न तो एन आई के होगा, इस दोनों में से कोई। अब देखिए ऑलवेज कहीं मिलता है क्या, बिल्कुल यहाँ ऑलवेज मिल गया, यहाँ ऑलवेज मिल गया, तो इसका कोड पहले, इसका भी कोड पहले। अब दोनों में देखिएगा यहाँ भी एस ओ आर मिल गया और इसमें भी एस ओ आर मिल गया, तो बच क्या गया पी आई, तो आंसर क्या होगा पी आई। सही था, ऐसा क्वेश्चन रेलवे खूब पूछता है। देखिए पहले गिनिए, 18 है, तो 18 है तो 2 4 2 6 का थोड़ा ग्रुप बनाइए, 3 पे नहीं बनेगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। देखिएगा यहाँ पे जो है ना थोड़ा अल्टरनेट रिपीट कर रहा है, अल्टरनेट रिपीट कर रहा है। ऐसे यहाँ ए से शुरुआत है, यदि हम ए रख दिए तो यहाँ ए हो गया, यहाँ यदि हम सी रखेंगे, चलिए सी हो गया, फिर क्या होगा डी बी। पैटर्न देखिए ए सी डी बी डी, ए सी डी बी डी, तो लास्ट में ए है तो क्या यहाँ रख सकते हैं ए, ये अल्टरनेट रिपीट कर गया। अब इसका अल्टरनेट आगे रिपीट करता है, तो ऑप्शन पे विचार कीजिए, ए डी ए, ठीक है ना, यहां भी रुक जाए, यहां नहीं पता मुझे, फिर सी डी मिल गया तो एक यहां बी बैठा देंगे, तो आंसर क्या होगा सी। समझ रहे ना, छोटा क्वेश्चन है लेकिन टाइम देने वाला क्वेश्चन है, ये आपसे टाइम लिया होगा, ठीक है ना, इसलिए सेट बड़ा देखने में आसान है लेकिन समझने वाला है। कहता है लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग है। हमको एक नियम पता है कि जिसका, ठीक है ना, पूछा जाए उसका पड़ोसी देखेंगे कहीं मिलता है कि नहीं। तो लाल का पूछ रहा है, तो लाल का पड़ोसी काला और हरा है, तो काला और हरा एक साथ कहीं नहीं दिया है। तो एक नियम याद रखिएगा, 2 ही डाइस को लेंगे जिसका केवल एक सतह कॉमन होना चाहिए। तो किसको किसको लेंगे जिसका केवल एक सतह कॉमन होगा। जैसे हम पहला और दूसरा ले लेते हैं, तो दोनों में क्या कॉमन है, काला, तो ऐसे लिखते हैं, जो कॉमन होगा ना क्लॉकवाइज में लिखते हैं, काला, फिर क्या है पीला, और फिर क्या है सफेद। बस सिंपल, जो कॉमन होगा क्लॉकवाइज में लिख देंगे। जस्ट यहाँ जो कॉमन होगा वहीं से क्लॉकवाइज में लिखेंगे, इसके नीचे। तो फिर से काला मिल गया ना, काला, फिर क्या है लाल, और फिर क्या हरा। हमसे क्या पूछ रहा है, लाल का, तो लाल का क्या होगा पीला। समझ रहे ना, यदि क्रॉस करने वाला नियम रहता तो वो भी लगा देते। सही था, ये सब तो सही होना चाहिए। 31 लड़कों की एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 11वां है। 31 लड़कों की पंक्ति में राकेश का स्थान जो है ना, कहता है बाएं से 11वां, बाएं से 11 है राकेश का स्थान, ठीक है ना। और कहता है मदन उसी पंक्ति में दाएं से 18, थोड़ा सा ध्यान देंगे, टोटल 31 वो हइये है। इसका मतलब इसमें से इधर से 11, तो इसके दाएं कितना 20 वो होगा कि नहीं होगा। यहां शुरू से 11 है और टोटल 31 है, इसका मतलब इसके राइट में कितना होगा, टोटल 20 वो होगा। ये कहता है कि मदन दाएं से 18वां है, दाएं से 18 है मदन। इसका मतलब एक सेकंड, इससे इधर, इसके इधर 20 को था, 18, तो बीच में कितना होगा, 2 व्यक्ति होगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उस पंक्ति में उन दोनों के बीच में कुल कितना। ये तो बड़ा आसान है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि अवधेश का जन्म 555 दिन बाद हुआ। ध्यान देंगे, 2 फरवरी 2015 को उसका जन्म हुआ था, इसमें 255 दिन जोड़ना है। तो आपको पता है कि एक साल में किसी साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? 365। यानी हम इसमें यदि 365 दिन जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? 2 फरवरी क्या 2016 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। यानी 555 में से 365 घटा दीजिए तो कितना? 15 से 6 घटा 9, यानी 190 हुआ। लेकिन हम पहुंच कहाँ गए? 6 फरवरी 16 में पहुंच गए। लेकिन यहाँ जैसे 16 में आए ना तो ये फरवरी लीप ईयर आ जाएगा, तो 2016 लीप ईयर आएगा, क्योंकि आगे बढ़ना है। तो लीप ईयर होगा तो फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का। तो यहाँ 2 दिन हटा दीजिए, इसका मतलब 27 दिन इसमें और कम कर देते हैं तो फरवरी का झंझट खत्म हो जाएगा। 27 को दिन इसमें से और कम कर देंगे तो 10 से 7 घटा 3, फिर कितना हुआ? 8 से 2 घटा 6, 163 दिन बचा ना। 163 का मतलब अब मेरा पूरा फरवरी कंप्लीट हो गया, पूरा फरवरी। तो अब हमारा क्या होगा? मार्च से शुरू होगा, ये हमारा पूरा फरवरी कंप्लीट हो गया, यानी 29 फरवरी तक हम पहुंच गए, 2016 तक पहुंच गए। अब देखना है 163 दिन है तो लगभग जनरली 30 दिन मान के इसमें भाग दीजिए, तो 30 पचे 150, क्या 30 पचे 150 लगभग 13, यानी 5.5 महीना। तो फरवरी खत्म, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसका मतलब अगस्त में जाएगा 5.5 महीना। तो फटाफट क्या कीजिए कि मार्च कितना का? 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, 1 2 3 4 5 महीना निकल गया। लेकिन आप जोड़िए थोड़ा सा, 1 1 2 1 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 153 घट जाएगा, तब बचेगा कितना? 63 में से 10। इसका मतलब 10 अगस्त यहां तक जुलाई। आंसर क्या देंगे? 10 अगस्त 2016। सही था? क्या हुआ? नहीं समझ? दूसरा तीसरा से नहीं बन रहा है, दोनों में क्या है? हरा काला लाल, तो हरा पीला, ठीक तो है जी? हरा काला, ठीक है ना, लाल। फिर क्या कह रहा है? हरा पीला। हमसे क्या पूछ रहा था? लाल का पूछ रहा था। अच्छा, एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा? यहाँ प्लेस बदल दीजिएगा, ठीक है ना, भूरा और पीला। यहाँ प्लेस खाली बदल दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़। बात सही है, प्लेस सारे में कंडीशन सेम होना चाहिए। अब हरा लीजिएगा ना तो हरा, ठीक है ना, भूरा और क्या है? पीला। यहाँ प्लेस बदल दीजिएगा। क्वेश्चन सेट करने वाला किताब वाले को ध्यान देना चाहिए कि सबसे आंसर सेम आना चाहिए। पता चल गया वो तो घुमाते समय पता चल, खाली प्लेस बदल दीजिएगा, सही हो जाएगा। अब किसी को लेकर बनाइएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर बड़ा आसान है। क्या है? 7 चौका 28, इसको गुना कर दिया है और ये सबको जोड़ दिया है। तो 7 चौका 28 में 5 जोड़ेंगे, 33 3 36, फिर 8 सते 56, 56 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है ना। फिर वही काम करेंगे, 6 3 18, 18 4 22, 22 6 28। तो आंसर क्या हुआ? डी। है आसान, थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। 19 के बाद 20 नंबर देखिएगा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहता है एल माता है एम की, एम की माता कौन है? एल है। एन पुत्र है एल का, एन जो है ना एल का पुत्र है। एन पुत्र है एल का, क्या है? एन पुत्र है एल का। यू भाई है भी का, ठीक तो है। यू भाई है भी का भाई है यू। आगे भी बेटी है एम की, एम की बेटी कौन है? भी बेटी है, तो इसका भाई कौन है? यू हो जाएगा। पता है ना, ये एरो किस में लगाते हैं? मम्मी पापा में। एल का यू, एन पुत्र है एल का, एन पुत्र है एल का, ठीक है ना। फिर यहाँ
यू भाई है भी का, यू भाई है भी का, यू भाई है भी का, भी बेटी है एम की बेटी भी है, तो भी का भाई कौन था? यू था, बस बन गया। क्वेश्चन कहता है यू की माता कौन है? तो यू की माता कौन है? कौन? एम। अच्छा, क्वेश्चन के अनुसार तो देंगे यही, क्योंकि ऑप्शन दूसरा है नहीं, एम दे सकते, क्योंकि जेंडर यहाँ क्लियर नहीं था, ये ऑप्शन के अनुसार तो देना पड़ेगा ना, ठीक है ना। चलिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाई कि 1 से लेकिन 6 तक अंकित है सतह 4, 5, 6 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, देखिए डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का पहचान क्या है कि पड़ोसी साथ नहीं होना चाहिए, यानी अपोजिट साथ। तो देखिए कहीं पड़ोसी साथ है क्या? नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है 4 का अपोजिट, तो 4 का 3 होगा, 5 का 2 और 6 का 1, 3, 2 और 1, ठीक है ना। जब डाइस देखने में स्टैंडर्ड हो तो एक दूसरे का अपोजिट 7 के बराबर होता है। तो बड़ा आसान था, यहां ध्यान देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? +1 गुना 2, ठीक है ना। फिर क्या है? +1 गुना 2, फिर क्या है? +1 होना चाहिए ना, फिर गुना 2, यानी यहाँ 18 की जगह पे कितना? 17। फिर यहाँ +1 आगे बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा गलत कौन सा होगा? 18, ठीक है। 17 नहीं 18 गलत होगा, गलत इसमें से चुनना था। 23 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है त्रिभुज पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये नियम काम कीजिए, लगाइएगा जो बताए थे। कितना त्रिभुज होगा? 3। वो नियम हम यहाँ भी लगा सकते हैं, 3, 3, 3, 6, 6, 3, 9, और 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11, 1, 12। क्या इसके बाद हाँ एक और होगा, 12 इससे जोड़ सकते हैं ना, 12, 1, 13। तो आंसर क्या होगा? 1। 23 के बाद 24 नंबर देखिएगा। अच्छा पूछा जाए 29वां लेटर, 29वां लेटर कौन सा होता है? 29वां लेटर सी होगा, ठीक है ना। पूछा जाए 28वां लेटर, बोलिए, याद देंगे। टोटल 26 लेटर होता है, इसको 3 लीजिएगा तो बनबे नहीं करेगा, इसको लेना होगा 29वां लेटर, क्योंकि 26 तक क्या होता है? जेड है। तो 27 ए, 28 बी और 29 सी। तो 29 यहाँ इसका 26, तो कितना हुआ भाई? 3 माइनस हो गया। 18 इसका 15, 3 माइनस हुआ। 9, 6, 3 माइनस हुआ। यहाँ फिर 29, यहाँ 26, फिर 3 माइनस हुआ। फिर 11, 8, 3 माइनस हुआ। 5, 3, समझ रहे हैं ना, यानी सब में 3 माइनस हुआ। तो 6 से 3 घटेगा 3, यानी सी से शुरुआत होगा। तो यहाँ 3 ऑप्शन में सी है। 15 से 3 घटेगा 12, चलिए ठीक है, 15 से 3 घटेगा 12, सब में एल है। तो 20 से 3 घटा 17, क्यू है, यहाँ पी है, काट दीजिए। फिर यहाँ पे बी का मतलब क्या हुआ? 28, 28 से 3 घटेगा 25, वाई। फिर 27, 27 से 3 घटेगा 24, 24 किसका होता है? एक्स का आंसर। लास्ट क्वेश्चन, सभी संतरे जो हैं वो क्या है? आम है, जानेंगे। 25 में 25 बोलिएगा। इसके बाद सभी संतरे जो है ना आम है, सारा संतरा क्या है? आम है। कह रहा है सभी आम जो है वो क्या है? सेव है। सभी सेव क्या है? अंगूर है, ठीक है ना। अब निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष सभी आम अंगूर हैं, बिल्कुल सही है भाई। सारा आम क्या है? अंगूर से ढका हुआ है। सभी सेव संतरे हैं, क्या सेव सारा संतरा से ढका है क्या? नहीं, अंदर से बाहर निश्चित में हम कभी नहीं जाते हैं, यही रहता कि सभी सेव के संतरे होने की संभावना, तो सही होता। तीसरा, सभी संतरे अंगूर हैं, बिल्कुल सही। सारा संतरा क्या है? अंगूर से ढका हुआ है। सभी अंगूर आम है, अंगूर बाहर है, आम अंदर है, सारा अंगूर कभी आम नहीं। आंसर क्या होगा? 1 और 3। कितने लोग का 25 में 25 है? 25 में 25 ना, हमको विश्वास नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, कल मिलेंगे फिर।